सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शराब भरोसे सरकार। राम भरोसे सरकार तो हम लोगों ने सुना था, पढ़ा भी था, पर ताजा तरीन हालात जो देश भर में बन रहे हैं उसमें अगर हम ये शीर्षक लेके आपके पास आए हैं तो उसके जायज कारण है। जी हाँ, इस बात को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया जहाँ कोरोना महामारी से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगी है, देश लॉकडाउन के सहारे मौत के वायरस से बचने की कोशिश कर रहा है। इन गंभीर हालातों के बीच सरकारें पूरे देश में शराब दुकानें खोलती जा रही हैं। शराब दुकानों में आज कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिली, चाहे बात करें दिल्ली की, छत्तीसगढ़ की या किसी अन्य राज्यों की। मय कशी के दीवाने पुलिस की लाठियां खाकर भी तपती धूप में शराब खरीदने खड़े थे। इसलिए यही सच जान पड़ता है कि देश प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ी सामाजिक बुराई को आत्मसात करना सरकारों के लिए जरूरी हो गया है। सरकारें बगैर शराब अपने राजस्व को भर पाने में असमर्थ दिखाई दे रही हैं और यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। पर हम इस चर्चा को शुरू करें, वो तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र भी शराब को ही समर्पित है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराब को लेकर कई विचार लिखे, उनमें से एक विचार सूत्र हम आपके बीच में लेकर आए। उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है उसके सामने विनाश मुंह बाएं खड़ा है। इतिहास में इसके कितने ही प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कितने ही राष्ट्र मिट्टी में मिल गए। गांधी जी ने यह बात सालों साल पहले कह दी, पर हमारे देश के तमाम हुक्मरान हैं जो इस बात को जानकर भी अनजाना कर देते हैं और इस तरीके के फैसले लेके हमारे बीच में आते हैं। देश की मौजूदा हालत यह है कि तमाम उद्योग धंधे बंद हैं, तमाम शर्तों के साथ उनमें से कुछ को खोलने की अनुमति है। व्यापारियों की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, चाहे वो कपड़े की हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान की हैं। तमाम मॉल, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज ये बंद हैं। स्कूल कॉलेज शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में क्या है? शराब की दुकानें खोलना। वो शराब की दुकानें जिसके चलते उन्हें उम्मीद है कि उनके जो राजस्व के स्रोत सूख गए हैं इस सवा महीने, डेढ़ महीने में, वो फिर से लबालब हो उठेंगे। पर क्या देश की कीमत पर, क्या लोगों की जान की कीमत पर हम इस रास्ते की ओर अग्रसर होना चाहते हैं? जो देश पिछले सवा महीने से लगातार भूखों को भोजन देने की व्यवस्था में जुटा हुआ था, हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग इस काम में जुटे हुए थे, उन्हें आज अपना माथा पीटते हुए देखा। इसलिए क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने राशन बांटा था, जिन लोगों के लिए उन्होंने ये तमाम सामाजिक परोपकार के कार्य किए थे, वो तमाम लोग जिनके यहाँ पर राशन देने गए थे, उन लोगों को आज शराब के लिए कतार में लगते हुए देखा। जिनके पास में शराब खरीदने के लिए पैसे हैं, उनको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत क्या है, ये एक सामान्य व्यक्ति के जहन में उठता हुआ सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज हम आपके बीच में हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में शुमार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल। तो मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे कांग्रेस की कड़क आवाज सज्जन सिंह वर्मा, जो भी मंत्री रह चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर निश्चल वाजपेयी जी हमारे साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं। हरियाणा से हमारे साथ में अभय सिंह चौटाला जी होंगे, जो इनेलो के प्रधान महासचिव हैं। और वहीं निष्पक्ष राय देने के लिए देश की पत्रकारिता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बृजमोहन अग्रवाल जी से करता हूं। बृजमोहन जी की पार्टी बड़ी मुखर है भूपेश बघेल के खिलाफ, सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ। बृजमोहन जी, जानना चाहता हूं किस आधार पर इतना विरोध कर रहे हैं? अब तो शराब दुकानें खुले ना खुले तो छोड़िए, किराना की दुकान खुले ना खुले, इसका फैसला भी केंद्र में आपकी पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार है वो कर रही है। और उस सरकार ने फैसला लिया है देश भर में शराब दुकानें खोल दी जाए। आपकी सरकार ने फैसला दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार उसका अनुसरण कर रही है। यहां पर आप इतनी दमदारी से विरोध कर रहे हैं। विरोधाभास है आपकी राजनीति में, आपके फैसलों में, आपकी नीतियों में। क्यों? देखिए, हमारी राजनीति में, हमारे फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं है। जब राज्य की सरकार ने निर्णय लिया कि जो किराना दुकानें खुलेंगी वो 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी, परंतु शराब की दुकानें खुलेंगी 7 बजे से रात को 8 बजे तक, ये निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। और जब शराब की दुकानें खोल रहे हैं तो शराब की दुकानें खोलने के पहले हमको ये तो देखने की आवश्यकता है कि लोगों के पास में खाने पीने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, लोगों के पास में रोजगार है कि नहीं। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। आज छत्तीसगढ़ में लाखों मजदूर हैं जिनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास में भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है,
और पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि जो पारिवारिक हिंसाएं हैं वो समाप्त हुई हैं, महिलाएं खुश हैं, वो तारीफ कर रही हैं। तो राज्य सरकारों को इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। जब राज्य सरकारें लोगों का वोट लेकर आई हैं, और छत्तीसगढ़ की सरकार तो इसी दम पर आई है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शराब बंद कर देंगे, पूरी तरह प्रतिबंधित कर देंगे। जो सरकार इस वादे के साथ में आती है और गंगा जल लेकर हाथ में कि हम जो वादे कर रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में 1 महीने में लोगों की शराब की आदत छूट गई है, परिवार सुखी हो गए हैं। तो ऐसे समय पर छत्तीसगढ़ सरकार को तो स्वयं कहना चाहिए कि हम शराब दुकानों को अब नहीं खोलेंगे। शराबबंदी का जो हमारा जनता को आश्वासन था, जो हमने लोगों को कहा था, उसको हम लागू करते हैं, ये छत्तीसगढ़ सरकार को कहना चाहिए। और आज ये हालत है कि छत्तीसगढ़ की सरकार शराब को बेचने के लिए चारों तरफ लोगों को उकसा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, परंतु शराब की दुकानों पर कोई 144 नहीं दिख रही है। सड़कों पर चलने वाले लोगों को डंडे से पीट रही है पुलिस, और दूसरी तरफ शराब की दुकानों में पुलिस व्यवस्था देख रही है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि और सरकार को अगर शराब की दुकानें खोलना तो पहले व्यवस्था तो करे, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करे, 144 धारा ना टूटे इसकी व्यवस्था करे। और शराब उन्होंने वादा किया है तो उस वादे को पूरे करने की तरफ कोई प्रयास सरकार का दिखना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है ब्रजमोहन जी, आपने सवाल 2-3 किस्म के उठाए। एक सवाल आपने ये उठाया कि किरानों की दुकानों का समय इतना है और शराब की दुकानों का समय इतना है, इस पर आपको ऐतराज है। आपका ऐतराज इस बात पर है कि अगर खोलना भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाएं करे और फिर कर दे। दूसरा ऐतराज इस बात पे। तीसरा ऐतराज आपका कहना है कि इन्होंने तो शराबबंदी की बात करके ही सत्ता में आए थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे। तीसरा सवाल आपका ही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि राज्य की सरकार जो भी कर रही है वो तो बात ठीक, आपकी जो केंद्र में सरकार है वो क्या फैसले ले रही है। देश के स्कूल बंद रहेंगे, देश के कॉलेज बंद रहेंगे, देश के सिनेमा घर बंद रहेंगे, देश में तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, लेकिन खुलेगी क्या? सारे जोन में शराब दुकानें खुलेंगी। ये आपकी सरकार का लिया हुआ फैसला है। मैं समझना केवल इतना चाहता हूं कि जब पूरे देश में इस किस्म की गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, तब सरकार को उदारता दिखाने के लिए केवल शराब ही बची थी। आप लोगों के लिए बता रहे थे कि हमने तकरीबन 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है, 80 करोड़ परिवारों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन की व्यवस्था आप दे रहे हैं, वहां के लोगों को आप तो जननेता हैं, हजार वोटों से आप जीतते हैं, सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड आप बनाते हैं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि शराब खरीदने के लिए कौन लोग कतार में लग रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़े खतरे की ओर हमने एक फैसले से डाल दिया लोगों को? देखिए, ये जो विषय है ये सामाजिक जागृति का विषय है। आज बहुत सी राज्य सरकारें कि हमारे पास में इनकम का सोर्स नहीं है और हमको इसको प्रारंभ करना जरूरी है। राज्य सरकारों ने लगातार इस बात को कहा और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर में छोड़ा। राज्य सरकार चाहे तो इसको बंद कर सकती है। केंद्र सरकार ने तो राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और उनको निर्णय करने का अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है कि राज्य सरकार बिना शराब के पैसे के नहीं चल सकती। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थों के कारण और ये शराब की दुकानों को खोला गया है। शराब की दुकानें खोलने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम खोलते भी हैं तो हम इस बात को देखें कि बाकी जो कोरोना के कारण हम बाकी चीजों में तो वो प्रतिबंधित लगा है। लोगों को 14 दिन 28 दिन हम क्वारंटाइन में कर रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, लोगों को घरों में आइसोलेट कर रहे हैं। तो शराब दुकानों के माध्यम से कोरोना फैले। अब पूरे देश से मजदूर वापस आ रहे हैं, पूरे देश से छात्र वापस आ रहे हैं, और अगर इसको हम मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। और इसलिए शराब दुकानें अगर हम खोलते भी हैं तो हमें इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोरोना कहीं महामारी के रूप में और ज्यादा फैल नहीं जाए इसके कारण। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ये कहना है ब्रजमोहन जी का। मेरे साथ में सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, फिर मैं अभय चौटाला जी के पास चलूंगा, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। पर सज्जन जी, आपने ब्रजमोहन जी की बात को सुना, वो आखिरी में इस नतीजे पर पहुंचे कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रहे तो मामला चल जाएगा। आपसे जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, बड़ी मुखरता के साथ आप शिवराज सिंह के प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक अभूतपूर्व स्थिति है। मध्य प्रदेश में सरकार दबाव डाल रही है कि दुकानें खोली जाएं, और शराब के तमाम ठेकेदार विरोध कर रहे हैं कि हम दुकानें नहीं खोलने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में अभी किसी के साथ कोई बैठक नहीं हो रही है, लेकिन आज एक बैठक हुई
और वो माननीय मुख्य सचिव के द्वारा शराब ठेकेदारों के साथ बैठक की गई, व्यक्तिगत 1-to-1 के तरीके से, जो अभी तक नहीं किसी के द्वारा हो रही, सब जूम वगैरह के माध्यम से हो रही है। किस नजरिए से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? और उसमें यह ध्यान रखिएगा सज्जन जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो भी कहेंगे, पर कांग्रेस की भी अपने अपने राज्यों में जहां सरकार है, वहां पर भी उन सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है दुकानें खुलवाने में। जी सज्जन जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ब्रजमोहन जी बड़ी पुरानी इमारत है राजनीति की जी। हम जब ज्वाइंट थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे, जब से हम लोग साथ में नेतागिरी कर रहे हैं। मैं ब्रजमोहन जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के निर्णयों को राज्य सरकारों पे थोपना, उनके माथे मढ़ना सही नहीं है। बात पहली तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब उस प्रदेश से आते हैं जहां महात्मा गांधी का भी जिक्र किया गया, बापू का, जिन्होंने शराब का पुरजोर विरोध किया था। अब उसी प्रदेश से आने वाला नेता राज्य सरकारों को कह रहा है कि भैया खोल लो शराब की दुकानें, तो फैसला तो वहीं से गलत होना चालू हुआ। अब सोशल डिस्टेंसिंग और वो ये सारे बच्चे को पता है। बात ये है कि जो राज्य सरकारें मध्य प्रदेश में तो जबरदस्ती दुकानें खुलवा रहे हैं। बात ये है कि तुम केंद्र में बैठे लोग, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे आप उनके बजट में कटौती कर रहे हो, हर विभाग के बजट में आप काट के पैसा दे रहे हो। वो राज्य सरकारें अपना खजाना कैसे भरेंगी, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो मैं इसको गलत ही मानता हूँ, नरेंद्र मोदी के इस फैसले को, जो शराब की दुकानें चालू करने के लिए राज्य सरकारों को कह दिया। अब कोरोना से डेढ़ महीने से लोग लॉकडाउन हैं, शराब खरीदने निकलेंगे, शराब पी के सड़क पे लोटम पोट करेंगे। तो मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारे राज्यों की बात में कर रहा हूँ जी। आपने कहा हिमांशु जी कि अपनी के कांग्रेस की राज्य सरकारें भी देखें, तो क्या ये नरेंद्र मोदी का गलत निर्णय नहीं मानेंगे? जहाँ स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं जी, विद्या के मंदिर नहीं खुल रहे हैं, वहाँ शराब दुकान खोलने के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई राज्य सरकारें खोल लें। अब मैं एक विषय और आपको कहूँ कि जो मजदूर करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रदेश में फंसे हैं, अपने राज्य आना चाहते हैं, उनसे भी रेल का किराया वसूला गया केंद्र सरकार के द्वारा। इसे बड़ा अन्याय मैं नहीं समझता कि देश में कोई हो सकता। 68,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रहे उद्योगपतियों का, और उस मजदूर से 300-400 रुपए भी छीन रहे, जो उसके जेब में बड़ी मुश्किल से है। इतने गलत निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है। ब्रजमोहन जी को उस पर बात करना चाहिए, मेरा ये उस पर भी बात करेंगे सज्जन जी, लेकिन मैं अभी इसी विषय पर रहूंगा। मेरा जानने का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी ने गलत फैसला लिया, उनकी सरकार का गलत फैसला, आपका ये दावा माना, पर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो लगातार नरेंद्र मोदी के फैसलों पर सवाल उठाती है, उनके एक फैसलों पे आपत्ति नहीं, उस पर एक्शन भी लेती है। आपकी नेता हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने आज ही घोषणा की कि हम मजदूरों का पैसा देंगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से देंगे। शराब दुकानों के संदर्भ में आपकी राय है कि यह फैसला ठीक नहीं है मौजूदा समय में? क्यों नहीं सोनिया गांधी जी ने कह दिया, क्यों नहीं कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि जहां पर हमारी सरकार है वहां दुकानें नहीं खुलेंगी? इस मामले में चुप्पी क्यों साध गई आपकी पार्टी? देखिए, अब आप देखिए हिमांशु जी, जब 300-400 रुपए वसूल रहे उस गरीब से जिसकी जेब में एक पैसा नहीं है, तब सोनिया गांधी जी को आगे आना पड़ा कि हमारी कांग्रेस कमेटियां ये पैसा भरेगी, उन गरीबों का रेल का किराया भरेगी। ये तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उस केंद्र की सरकार को, जिसके अंतर्गत रेल विभाग आता है जी। आप खुद देख रहे हैं, आपकी चैनल भी चला रही है, दूसरी तमाम चैनलें चला रही हैं कि उन गरीब मजदूरों से पैसा लिया और दादागिरी से ले रहे हैं। तो हमारी नेता ने तो अब ये कहा कि भाई सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटियाँ इसके लिए तैयार रहें और पैसा भरें। तो ये कुछ अच्छे फैसले हमारी कांग्रेस पार्टी ले रही, क्या उसका अनुसरण नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते? क्या वहां बैठ के ये नहीं बोल सकते कि शराब दुकानें अभी नहीं? सज्जन जी, आप तो बहुत कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं भी, पर विषयांतर करने के लिए आपको मेरा ही कार्यक्रम मिला है क्या? जी, मेरा तो शुद्ध रूप से विषय है शराब, और ये शराब किसी एक राज्य, एक सरकार का विषय नहीं है, एक सामाजिक रूप से समस्या है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में
जब लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, तब तमाम देश की राज्य की सरकारें केवल एक बात पर जोर केंद्र पे बनाए हुए थी। आपके मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो बाकायदा पत्र लिख के और बाइट देके कहा कि शराब की बोतल से कोई कोरोना फैलता है क्या, शुरू करें, हमारा रेवेन्यू मारा जा रहा है। जानना चाहता हूं, क्या राजस्व की खातिर अपने ही नागरिकों की जान दांव पर लगा दी जाएगी? हिमांशु जी, मैंने अनुरोध आपसे ये भी शब्दों में कहा कि केंद्र में ने जहां बीजेपी से अलग हटके कांग्रेस शासित या अन्य दलों की शासित सरकारें हैं, वहां का पैसा बजट में से क्यों गायब कर रहे हो भैया? क्यों पैसा उड़ा रहे हो? ये क्यों उनमें कटौती कर रहे हो? क्या राज्य सरकारें कर्ज में डूबती जाएं? क्या अपने एक एक नागरिक को कर्ज में डुबोती जाएं? ये केंद्र के सोचने का विषय भी तो है कि आप निर्णय वहाँ से दिए जा रहे हो कि दुकानें खोल दो। अब जब सारे राज्य खोल रहे हैं दुकानें, तो कांग्रेस की सरकार ने खोल दिया तो मैं उसे गुनाह कैसे मानूं? जी, जब आदेश दे दिया केंद्र की सरकार ने और पैसे काट दिए तो मैं उसे गुनाह कैसे मानूं? पैसा आ रहा है यहाँ तो गुनाह कैसे मानूं? ये सज्जन जी का कहना है कि जब सारी सरकारें खोल रही है तो हमारी सरकारों ने भी खोल दिया। लेकिन अभय चौटाला जी हमारे साथ में है, नशे के खिलाफ उनकी मुहिम को सभी लोग जानते पहचानते हैं। अभय जी, आपने पूरी बात को लगातार सुनते आ रहे हैं, आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते हैं कि ऐसे नाजुक समय में ये तमाम सरकारें जान पर जहान को हावी कर रही हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जान और जहान दोनों का ध्यान रखना है। जहान इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जान की कोई कीमत नहीं रह गई, और इसीलिए केंद्र ने भी सहमति दे दी, चाहे रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो, खोल दीजिए। और तमाम सरकारें भी रास्ते खोज रही हैं कैसे कितना ज्यादा ना बेच लें, कैसे कितना ज्यादा ना वसूल लें। क्या कहेंगे अभय जी आप? इससे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है जी, कि हमारे देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी की सोच थी कि शराब मुक्त देश हो, जी, और गुजरात को शराब मुक्त किया गया, बिहार को शराब मुक्त किया गया। अगर उन दोनों स्टेटों का बिना शराब के एक्साइज के पैसे के बिना सरकार चल सकती है, तो फिर बाकी देश में आज के इन हालात में जी, जहाँ सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंस बना कर रखने की बात है, जी, जहाँ लोग पिछले 1.5 महीने से जी, इस शराब से कोसों दूर बैठे थे, जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई 10 दिन के बाद ये बात हमारे सामने रखी थी जी, कि हमारे पास एक्साइज से जो पैसा आ रहा था, तो ठेके बंद होने की वजह से, पैसा नहीं मिलने की वजह से हमारे सामने फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े हो रहे। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि एक बार ये देश सन 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त अन्न और धन दोनों चीजों की कमी इस देश में आ गई, जी, और उन्होंने एक अपील करी थी देश के लोगों से कि आज देश जो है, जहाँ अन्न की कमी है वहां धन की भी कमी, इसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए उन्होंने लोगों से कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मदद करें। लोगों ने सोमवार के दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया। जी, हमारी माताएं और बहनें जो थी, उन्होंने अपने मंगलसूत्र, कानों की बालियां, कंगन निकाल के सरकार को सौंप दिए। तो आज क्यों ऐसी नौबत आ गई कि हमारा हर मुख्यमंत्री जो है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, जी, चाहे वो किसी पार्टी से है, केवल और केवल एक ही बात कहता है कि शराब के ठेकों को खोल दिया जाए ताकि हमें एक्साइज मिले, पैसा मिले, उससे हम अपनी सरकार को आगे बढ़ा सकें। जी, वो अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? जी, जो मुख्यमंत्री रोजाना अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर कम कर दे, जी, जिन ऑफिसर्स पे खर्चे हैं, जो अलग अलग आयोग बना रखे हैं, उनके जो खर्चे हैं, उन सबको खत्म किया जाए। जी, कोई कमिश्नरों का ड्यू कोटा है, उसको खत्म कर दो, एमएलए का कोटा उसको खत्म कर दो, वो सारा पैसा इसमें लगाओ, खर्च करो, इन सब चीजों से आराम से निपटोगे। जी,
आज देश सन 1965 में, आज तो ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे जी हैं। आज तो कहीं अपने आप को तीसरी ताकत देश को तीसरी ताकत की संज्ञा दी जा रही है। आज उसकी हालत ऐसी है कि जो इलेक्टेड थी उनकी सोच केवल और केवल यहाँ आकर के सीमित होगी कि हमें दारू बेच करके ही देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। मैं एक सवाल करता हूं अभय जी, केवल फैसला सरकारें ये नहीं ले रही हैं कि उन्होंने शराब के संदर्भ में दुकानें खोल दी, एक और फैसला सारी सरकारें ले रही हैं, उन्होंने इस दौरान शराब के रेट भी बढ़ा दिए। और शराब के रेट ऐसे नहीं कि जो अंग्रेजी शराब है, जो महंगी शराब है, उसके दाम बढ़ाए, जो देसी शराब जिसको अमूमन मजदूर गरीब वर्ग का व्यक्ति पीता है, उसके भी रेट बढ़ा दिए। एक तरफ सरकारें बात कर रही हैं कि हम लोगों को सहायता दे रहे हैं, हमने इतने लाख रुपए इसको दिए, इतने हजार रुपए इसके अकाउंट में डाल दिए। इस समय कोई मुनाफाखोरी ना करे, जो दुकानदार अपने दाम बढ़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही सरकारें इस दौर में मुनाफाखोरी करने के लिए दाम भी बढ़ा रही हैं और उसी वर्ग को ही पकड़ा रही हैं शराब जिसकी सहायता की बात करती थी। इस विरोधाभास पे अभय चौटाला क्या कहेंगे? फिर मैं वेद प्रताप वैदिक जी के पास चलूंगा। मुझे और स्टेटों की तो पूरी जानकारी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने कौन कौन से किस किस स्टेट में क्या निर्णय लिए हैं, लेकिन हमारे हरियाणा की सरकार ने जी एक कैबिनेट की बैठक करी पिछले दिनों और उसमें ये निर्णय लिया कि जो पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर वैट बढ़ा दिया जाए। 1 रुपया पेट्रोल पे और 1 रुपया 10 पैसे डीजल पे। जी जो डीजल आज जो कंजम्पशन है डीजल की, वो कोई ट्रांसपोर्ट तो चल ही नहीं रहा, जी ना कोई सरकारी बसें चल रही। जी आज तो सबसे ज्यादा किसान के खेत में काम है, जी उसके ट्रैक्टर में डीजल डलेगा, इसका मतलब उस किसान के ऊपर आपने एक और बर्डन डाल दिया। जी आप उस किसान को मदद करने के बजाय इन हालात में उसको कमजोर कर दे। जी दूसरा, उन्होंने शराब के ऊपर जो है रेट बढ़ा दिया। चलो बढ़ा दिया शराब, लेकिन जहाँ पेट्रोल और डीजल में बढ़ाया, जी वहीं हमारे तो जो सब्जी की मंडियां लगती है जी उनमें 2% और जो है टैक्स लगाया उन्होंने। जी उस 2% का भी किसान पे सीधा असर पड़ेगा। पहले 8% दे रहा था, जी तो और बढ़ा दिया, उससे 10% देंगे। इस वक्त में केवल और केवल इस कोरोना की आड़ में ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी ये किसी ना किसी तरीके से एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग जो खेती करने वाला है उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। जी उसको इनकी सोच ये बनी है कि कहीं अगर वो ताकतवर हो गया तो फिर आने वाले समय में आप जैसे लोगों को राजनीतिक अंकुश लग जाए। जी इसलिए इन्होंने एक सोच बना ली। ये सोच बना रखी है, ये अभय जी का कहना है। मेरे साथ में वेद प्रताप वैदिक जी हैं, हिंदी पत्रकारिता जगत का बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। वैदिक जी, आपसे जानना है, ये शराब के संदर्भ में जो तमाम सरकारों का रुख है, जो तरीका है, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए केवल और केवल सारी सरकारों का जोर इस प्रकार से है कि शराब की दुकानें खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब खरीदें और उसके माध्यम से रेवेन्यू की प्राप्ति हो। अगर राजस्व के स्रोत के लिए शराब ही जैसी बुराई के लिए सरकारें इतनी अग्रसर हैं, तो फिर वो दिन क्या आप दूर देख रहे हैं कि जब इस देश में प्रोस्टिट्यूशन भी जो है लीगल हो जाएगा अन्य विदेशी देशों की तरीके से, जैसे नीदरलैंड में है, जैसे अन्य तमाम देशों में है? क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जब ऐसे खतरनाक समय पर भी सरकारें इस प्रकार के जन विरोधी फैसले लेने के लिए तत्पर है, रेवेन्यू की खातिर, राजस्व की खातिर? क्या बोलता है आपका पत्रकार मन? मेरा मन तो बहुत दुखी है इस बात पर कि शराब बेचने के लिए सारी सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, जी तैयार हो जाती हैं। जी मतलब वो इस पर विचार ही नहीं करती हैं कि साधनों की पवित्रता का सार्वजनिक जीवन में कितना बड़ा महत्व है। जी व्यक्तिगत जीवन में तो है ही, जी सार्वजनिक जीवन में उसका महत्व और ज्यादा है। जी आप गलत तरीके से अगर पैसे कमाते हैं जी तो उसका दुरुपयोग ही होगा। जी वो अनैतिक काम है, अनैतिक तरीके से कमाया हुआ पैसा है। जी और जो नैतिक तरीके हैं, 1000 तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, जी अपने खर्चे कम करो। कितने मतलब कितने 100 करोड़ रुपए जी विदेश यात्राओं पे खर्च हो गए हमारी सरकार के। जी कल जो वो किया, कल या आज किया, शायद नहीं कल किया था,
सारी फौज को लगा दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक फूल बरसा रहे हैं। जी कितना अजीब मजाक का काम है। जी जरूरत नहीं है इस तरह के कामों की। जी इतने बड़े बड़े मकानों में हमारे मंत्री लोग रहते हैं, अंधाधुंध पेट्रोल पे खर्च करते हैं, भत्ते इनके चल रहे हैं, उस पर कमी नहीं करते हैं। जी ये अपने आप नहीं कहते हैं कि हम अपनी तनख्वाह छोड़ देंगे। जी अब वो सरकार ने 30% कम की है, वो तो अच्छा किया, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। जी लेकिन उनको ये पैसे शराब के जरिए कमाने की बजाय दूसरे जरिए कमाने के सोचना चाहिए। और गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। गरीब लोग जो शराब पिएंगे वो अपना नाश करेंगे, परिवार का नाश करेंगे, शराब पी के घर के अंदर पड़े रहेंगे, बच्चों पर कुसंस्कार पड़ेगा। जी पहले तो वो कलाली में जाके शराब पी लेते थे, शराब की दुकान पे जाके शराब पी लेते थे। जी अब वो अपने बच्चों के सामने, बीवी के सामने, घर के सदस्यों के सामने, बुजुर्गों के सामने जी मर्यादा तोड़ेंगे और शराब पिएंगे। जी तो सारे देश को हम पैसों के लिए तबाह कर रहे हैं। जी करना क्या है पैसों का? इतने बड़े बड़े जहाज चला के, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहकर, इतने बड़े बड़े भत्ते लेके, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें पीट के आप लोगों को जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जी अरे देखो नीतीश कुमार ने कितना कमाल का काम किया है। जी और नीतीश कुमार को जब मैंने कहा, मेरा मित्र है नीतीश, बहुत अच्छा, और मैं उसकी जी। बहुत प्रशंसा करता हूँ। जी मैंने कहा कि भाई तुमने सारे बिहार में शराब बंद कर दी, लेकिन पटना जैसे शहर के अंदर चालू है। जी उसी वक्त नीतीश ने, ये 2-3 साल पुरानी बात है, उसी वक्त नीतीश जी ने फोन किया और कहा कि ये पटना के अंदर भी बंद करो, किसी बड़े 5 स्टार होटल में भी शराब नहीं सर्व की जाएगी। क्यों नहीं करते हैं? जी कौन मना करता है इसको? गांधी के देश में गांधी का रोज नाम लेते हैं, सरदार पटेल का रोज नाम लेते हैं, और शराब बेचने के लिए इतना बड़ा ये कर रहे हैं। और शराब के खातिर, और सबसे बड़ी बात क्या है जिसका मुझे सबसे बड़ा दुख है, जी कि सरकार फैसले करती है, फैसले करने के पहले आगा पीछा नहीं सोचती जी कि इस फैसले का परिणाम क्या होगा। जी कि अब जैसे 3 मई को खत्म किया तो उनको मालूम था कि हजारों लोग गांव जाने के लिए टूट पड़ेंगे। जी इंदौर के पास में सीमेंट का वो जो रोलर होता है, जी उसके अंदर 18 लोग पाए गए। आप बताओ जी। कितने दुख की बात है। जी यानी जान का खतरा है उसके अंदर, दम घुट जाए लोगों का, अंदर के अंदर मर जाए, लेकिन गांव जाने के लिए वो लोग तैयार हैं। इनको कल्पना ही नहीं है बम्बई में कितनी बड़ी भीड़ लग गई, दिल्ली में कितनी बड़ी भीड़ लग गई, सूरत में कितनी बड़ी भीड़ लग गई। इनको पता ही नहीं है कि देश किस तरह से काम करता है, देश के लोगों का चिंतन क्या है, देश के लोगों का सोच मेरा क्या एक है। सवाल है वैदिक जी, इस सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, इसने फैसला लिया लॉकडाउन का, पूरा देश ठहर गया, सारे लोग इस बात पे एक मत हैं कि इसके कारण से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। सरकार ने इसके पीछे केवल इतना कहा कि लोगों की जान की कीमत है, हमारे लिए लोगों की जान बचानी है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं। वही सरकार है, और वही सरकार जो तमाम दुकानों को प्रतिबंधित किए हुए, अभी भी आधा देश बंद है, मार्केट में दुकानें नहीं खुल सकती, मॉल नहीं खुल सकते, सिनेमा हॉल नहीं खुल सकते, कॉलेज स्कूल नहीं खुल सकते, पर वो सरकार सारे जोन में, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, सब में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे रही है। दूसरा विरोधाभास, चाहे वह केरल की वामपंथी सरकार हो, चाहे पंजाब की कांग्रेस सरकार हो, चाहे अन्य राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हों, सब एक राय होकर इस पक्ष में हैं कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। क्या जनता इस कदर कमजोर हो चुकी है? क्या जनबल इतना कमजोर इस देश में हो चुका है कि सरकारें जो चाह रही हैं वो फैसले ले रही हैं और जनभावनाओं की कोई कीमत नहीं है? जनता भी यही चाहती है कि शराब की दुकानें खुलें। देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें एक तो केंद्र सरकार को दोष नहीं देना चाहिए जी सारी राज्य सरकारों ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि भाई शराब की दुकानें खोलो, हमारा रेवेन्यू नष्ट हो रहा है, उसको हमें कमाना है। जी तो ये सारे देश भर के कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी और जो दूसरे तीसरे लोग हैं भाजपाई, सब सरकारों का एक ही अभिमत है कि दुकानें खोली जाएं। अब मेरा कहना इसमें यह है कि केंद्र सरकार को इस मामले में दृढ़ता का परिचय देना चाहिए था। जी नहीं आ रहा है, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मत आने दीजिए। जी और 1000 तरीके हैं। अरे तुम कुनैन बेच लो, 2 लाख करोड़ रुपए की कुनैन बिक जाएगी तुम्हारी सारी दुनिया के अंदर। जी तुम्हारे आयुर्वेद के नुस्खे चलाओ, तुम हवन सामग्री के नुस्खे चलाओ, सारी दुनिया में 2 लाख क्या 10 लाख करोड़ का ये सारा सामान तुम बेच सकते हो, कमा सकते हो पैसे। जी लेकिन शराब लोगों को पिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, गांव के लोग, और उनको तबाह कर रहे हो। जी और इस मौके पर जबकि आदमी को बाहर की यात्रा बंद है, अंदर की यात्रा करनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि बनाना चाहिए, अपने साथ रहने का संकल्प करना चाहिए, आप शराब पी के उनकी चेतना को नष्ट कर रहे हैं। शराब पीने का विरोध हम क्यों करते हैं?
मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? जी शराब पीने से आदमी, अपने दर्शन शास्त्र में एक आत्मा की परिभाषा है, जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, जी कि कोई काम कर सके, चाहे तो नहीं कर सके या अन्यथा कर सके। जी शराब पीने के बाद आपकी ये चेतना ही खत्म हो जाती है, आप पशु की तरह हो जाते हैं। पशु अन्यथा नहीं कर सकता है। पशु या तो कोई काम करता है या नहीं करता है, घास खाता है या नहीं खाता है, जी वो कोई और चीज नहीं खा सकता है। जी जो मांस खाता है वो मांस खाता है, वो घास नहीं खा सकता है। लेकिन मनुष्य घास भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। जी मनुष्य की ये जो इच्छा शक्ति है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति यानी चेतना, स्वतंत्र चेतना, ये शराब पीने से नष्ट होती है। जी तो जो इंसान को जानवर बनाने वाली चीज है, उससे पैसा कमा के आप देश की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हो। बड़ी यानी महत्वपूर्ण बात जीवन- वैदिक जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य को पशु बना देती है, आप उससे रेवेन्यू कमा के देश को चलाना चाहते हैं। मैं वापस ब्रजमोहन जी के पास रुक करूं, उससे पहले हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता निश्चय वाजपेयी जी मौजूद हैं। निश्चय जी लगातार शराब विरोधी मुहिम के लिए सक्रिय रहते हैं। उनसे एक राय लेना चाहता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में ये जो शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, निश्चय जी आपका इस क्षेत्र में बड़ा काम है, आपका आकलन कि इसका क्या सामाजिक दुष्प्रभाव होने वाला है? इसका तो सामाजिक राजनीतिक सारा ही, इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। मैं अभी लेकिन उसके पहले एक बात बोलूं, राजस्व में बहुत बात हो रही है। जी देश में जब पहली बार शराबबंदी लागू हुई 1938 में, ये चिंतन हुआ था गांधी बाबा के मार्गदर्शन में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, और सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये लोग लगे थे शराबबंदी के लिए। कामराज जी ने एक योजना दी थी कि अगर राजस्व का मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है तो एक अल्टरनेट राजस्व पैदा किया जाए। जी उसके लिए उन्होंने विक्रय कर लागू करने की, जिसको हम सेल्स टैक्स के नाम से जानते हैं, जी उसको लागू करने की उन्होंने सलाह दी। जी देश में सेल्स टैक्स जो है वो दारूबंदी टैक्स के रूप में लागू हुआ। जी और मैं आपसे बता दूं कि दारू से जितने भी पैसे आते जी। हैं उससे कई गुना ज्यादा सेल्स टैक्स से पैसे इस देश में आते रहे। आज भी वो जीएसटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जी मामला राजस्व का नहीं है। जी और अगर जो आदमी इसको राजस्व का मामला बोलता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसको जानकारी नहीं है कि वो ऑलरेडी दारूबंदी के नाम पे एक टैक्स ले रहे हैं, चाहे दारू बिके या ना बिके। जी दूसरी बात यह है कि राजस्व में जो सरकारें अपना हिसाब किताब रखती हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय के आधार पर रखती हैं, लाभ हानि के हिसाब से नहीं रखती हैं। जी जो भी आपको फिगर दिखता है, जैसे छत्तीसगढ़ में 4000 करोड़ का फिगर है, जी वो 4000 करोड़ शराब से आता है, मगर उसके अगेंस्ट में खर्चे भी होते हैं। जी लगभग 1600 करोड़ की शराब सरकार खरीदती है। जी उसके अलावा वो अपने एम्प्लॉयज को वहां पेमेंट करती है। जी लगभग 800 दुकानों का संचालन करती है, उसका भी इसका सालाना खर्चा है। जी आप अगर इन सारे खर्चों को देख लें तो वो आवक बहुत छोटी हो जाती है। ब्रिजमोहन जी जिसको बहुत खुल के नहीं बोल पा रहे थे, मैं खुल के बोल देता हूं कि जो अभी आयकर का छापा पड़ा था हमारे यहाँ, उसमें अवैध शराब की बिक्री से एक रैकेट फूटा था जिसमें बहुत लंबे पैसे जो है वो सबके बीच में बट रहे थे। मूल बात यह है कि शराब जो है वो हमारे यहाँ के सत्ताधारी नेता लोग अपने कमाई के लिए करते हैं। ये सच है, रेवेन्यू कोई मैटर नहीं है। जहाँ तक नुकसान की बात है, समाज में हर एक व्यक्ति जो शराब पीता है उसके घर परिवार के 5 लोग, उसके घर की महिलाएं, उसके घर के बच्चे सब पीड़ित होते हैं। वो हमारे साथ सड़कों में आते हैं, हम उनके साथ सड़कों में जाते हैं लड़ने के लिए। जी तो ये तो समाज के लिए नुकसान है। निश्चित तौर पर ये जो निर्णय इस बार राज्य सरकार ने लिया है, मैं छत्तीसगढ़ का तो जानता हूं, इनको बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान है। इसमें राजनीतिक नुकसान भी है, इसमें नैतिक नुकसान भी है। और जिन गांधी बाबा के मार्गदर्शन में महिलाओं ने ये लड़ाई लड़ी थी, उस पूरे सिद्धांत को बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। उसमें बड़ा कुठाराघात है। हमारे साथ में सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, कांग्रेसी विचारधारा के तपे हुए नेता हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं कि क्या शराबबंदी, सज्जन जी, इस देश में दिवा स्वप्न ही रहेगी? पहले कांग्रेस की आज़ादी से पहले जब सस्ता फार्म भरा जाता था, उसमें नशा के संदर्भ में प्रण भी शामिल हुआ करता था कि मैं नशा नहीं करूंगा। आज़ादी के बाद 1956 में संसद के दोनों सदनों में बहस भी हुई शराबबंदी के संदर्भ में। मतलब ये कि कांग्रेस का एक इतिहास है शराब की खिलाफत का, शराब के संदर्भ में विरोध का। पर बदलती परिस्थितियों में आपकी ही सरकारें तमाम जगहों पर शराब की दुकानें खोली जाएं, इसके लिए केंद्र सरकार के पास अर्जी दे रही हैं। क्या कांग्रेस ने अपने पुराने विचार, पुरानी नीतियों से वाकई मुंह मोड़ लिया? देखिए हिमांशु जी। मैं अभय जी की बात बिल्कुल मैं उससे समर्थन देता हूँ। जी वेद प्रताप जी वैदिक साहब ने जो बात कही, एक आध बात छोड़ के मैं उनकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। जी वाजपेयी जी ने भी वास्तव में, उनका चिंतन है, उनका कर्म है इस
और प्रयास है उनका, उनकी बात से सहमत हूँ। वैदिक जी ने एक बात कही, राज्य सरकारों को दोष देके केंद्र सरकार को हम कैसे छोड़ दें। जी केंद्र सरकार सबसे बड़ी दोषी है। मैंने तो अपने शब्द वहीं से आरंभ किए कि जो नरेंद्र मोदी गांधी के देश से आता हो, गुजरात से, उस प्रदेश से आता हो, ये तो उसे ही नैतिक निर्णय लेना चाहिए। आप बड़े बड़े कानून बना देते हो, धारा 370 खत्म की जाए, फला धारा खत्म की जाए, तो भैया दारू बंद करने की धारा भी लगा दो कि भैया ये दारू नहीं बेची जाएगी मेरे देश में। ये तो गांधी के देश का आदमी है नरेंद्र मोदी, तो केंद्र सरकार पे कैसे दोषारोपण नहीं होगा। हम चाहते हैं अगर दम है नरेंद्र मोदी की सरकार में, कर दे पूरे देश में शराबबंदी, कांग्रेस उठ के समर्थन करेगी, कहीं कोई विरोधाभास नहीं होगा। वो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, ये हम लोगों का नारा कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये बड़े गंभीर किस्म की बात कही, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम सब लोग साक्षी हैं, जब चुनाव थे उस समय पर कांग्रेस ने ये बात कही थी कि हम आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, गंगा जल की कसम खा के ये बात बाकायदा कही गई थी, वचन पत्र में शामिल की गई थी। 15 महीने आपने मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, जैसे भी चलाई, पर आप लोगों का दावा रहा कि हमने इतने वचन पत्र के वादे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ सामने है, दुकानें खुल गई। जिस पार्टी ने इस बात का वादा किया था, आज पूरे प्रदेश में पूछा जा रहा है उस वादे का क्या हुआ। आप पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, राज्य की सीमा से बंधे नहीं हैं, बड़े स्तर की राजनीति करते हैं। अपनी पार्टी की एक प्रदेश के संदर्भ में इस वादा खिलाफी के संदर्भ में कुछ कहेंगे सज्जन जी? जी हाँ, मैं कहूँगा जी। हमने जो हमारे वचन पत्र बनते हैं कांग्रेस के, 5 साल के लिए चुनी गई सरकार के बनते हैं। 5 साल में जो वचन हमने दिया, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हम उन वचनों का पालन करेंगे। देर हो सकती है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन वचन पत्र में लिखा एक एक शब्द, एक एक अक्षर का हम पालन करना चाहेंगे। हमारी सरकारें करेंगी भी, इससे हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। भले हमारी 15 महीने सरकार चली हो, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करने का जो वादा था कमलनाथ की सरकार ने दमदारी से करके दिखाया। गौशालाएं खोलने का दमदारी से वादा पूरा करके दिखाया। पेंशन 1000 करने का गरीबों को 250 मिलता था, वो कमलनाथ ने करके दिखाया। ऐसे कई वचन हम निभा रहे हैं। 5 साल की सरकार है, जो वचन दिए हैं वो पूरा करेगी हमारी सरकार है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा सचिन जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ इस चरण के अंतर्गत। क्या आप निजी तौर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बड़े स्तर पर इस समय मजदूरों की आवाजाही हो रही है, आर्थिक रूप से स्थितियां बेहद बेहाल हैं, लोगों के पास 2 टाइम खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे समय पे शराब की दुकानें खोला जाना उन तमाम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है जिनके जीवन बचाने का दावा अभी तक तमाम सरकारें कर रही थी, चाहे केंद्र या राज्य। मैं हिमांशु जी एक ही शब्द में अपनी बात कहूँगा, ये उन मजलूम गरीबों के लिए, मजदूर श्रमिकों के लिए ये अन्याय है। कोई भी सरकार कर रही हो, ये अन्याय की श्रेणी में आता है। केंद्र ने सख्ती से कानून बना के लागू कर देना चाहिए। तब मैं समझता हूँ किसी राज्य सरकार की औकात नहीं है कि जिस तरह दूसरी धाराओं को आपने समाप्त किया, नए कानून बनाए, वो कानून ना माने, इतनी औकात किसी राज्य सरकार की नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस अन्याय को समाप्त कर देना चाहिए, ये मेरा कहना। मैं आपका अभिनंदन करता हूं सज्जन जी इतनी स्पष्टवादिता के साथ में अपनी बात कहने के लिए। और मैं अभय जी के पास आऊं उससे पहले एक बार वैदिक जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे इस बातचीत के अंतर्गत, तो एक बार वैदिक जी की बात सुनते हैं और फिर अभय चौटाला जी के पास दोबारा चलते हैं। जी वैदिक जी। मुझे तो एक दो वाक्य कहना है। वर्मा जी की हर बात का मैं समर्थन करता हूँ जी। मैं कोई नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ जी। मैं सारी सरकारों से कहता हूँ कि तुम शराबबंदी लागू करो, और नरेंद्र मोदी को तो सबसे पहले लागू करना चाहिए, क्योंकि जनसंघ में, संघ में जो संस्कार दिया जाता है, और आप गुजराती हैं, महात्मा गांधी का नाम आप बार बार लेते हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य है
जी लेकिन मैं ये कह रहा था कि अकेले मोदी को दोष मत दीजिए, जी अकेली केंद्र सरकार को दोष मत दीजिए। हमारी सारी सरकारें, जी चाहे वो कांग्रेस की हैं चाहे गैर कांग्रेस की हैं, जी सारे नेता लोग इस व्यामोह में पड़े हुए हैं, जी इस मोहपाश में पड़े हुए हैं कि पैसा कमाने का, टैक्स कमाने का ये सबसे अच्छा साधन है। जी अरे मैंने इतने आपको वैकल्पिक साधन बताए टैक्स कमाने के। जी भारत को मैं दुनिया के 80 देशों में गया हूं, जी मैं आपको कह सकता हूं कि भारत से सुंदर कोई देश नहीं है। जी पर्यटन का स्वर्ग है ये। जी दुनिया के 1-2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ पर्यटक भारत के अंदर आ सकते हैं। जी आप अरबों रुपया कमा सकते हैं। इतनी चीजें हैं भारत में राजस्व पैदा करने के लिए। आपको बस शराब ही मिली है, जी उसके पीछे सारी नैतिकता, सारी परंपरा, सारा राष्ट्रवाद, सारी देशभक्ति, सारे गरीबों के हित सब कुर्बान करने को हमारे नेता लोग तैयार हैं। मुझे ये दुख है वैदिक जी इस का बात कहना है कि तमाम विकल्प मौजूद है, लेकिन अभय जी मैं आपके पास में लौट रहा हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने सज्जन वर्मा जी की भी बात को सुना। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, जो वैदिक जी कह रहे हैं कि तमाम सरकारों का दबाव था, इसके चलते केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया? आप नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को कई सालों से देख रहे हैं, साथ में रहते हुए भी, खिलाफत में रहते हुए भी। 6 साल से वो 6.5 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के। क्या आपको लगता है कि वह दबाव में आने वाली राजनीति करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि निजी तौर पर केंद्र सरकार भी इस नतीजे पर पहुंची हुई है कि शराब हमारे लिए आय का साधन है? जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां की सरकारों के लिए शराब से कमाना जरूरी है और इसलिए इसे खोलने की इजाजत दी गई है। क्या कहेंगे अभय जी? नरेंद्र मोदी जी ने 2 बड़े फैसले लिए इस देश में, जी और वो दोनों जो फैसले लिए थे तो अपनी कैबिनेट से भी उन्होंने चर्चा नहीं करी। जी पहला फैसला था उनका नोटबंदी का। जी जब नोटबंदी हुई थी तब इस देश की हालत इस किस्म की हो गई थी कि हर गरीब आदमी जो है बैंक की लाइन में जाकर के खड़ा हो गया था। जी नरेंद्र मोदी जी ने बारी बारी कहा कि मुझे 50 दिन का समय दिया जाए। उस 50 दिन में हजारों लोग जो है उस गर्मी में लाइन में खड़े होकर के परमात्मा को प्यारे हुए, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। जी वो उनका अपना फैसला था। जी उसके बाद जीएसटी का एक फैसला लिया गया जी और उस जीएसटी में भी आज तक लोगों के सामने बहुत सारी परेशानियां आती है, जी लेकिन आज भी वो अपनी बात पे अडिग। जी तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी को उसी तरह का एक कड़ा फैसला एक बार फिर लेना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर ये जमाखोर किस्म के लोग जो है, जो शराब माफिया है, जो बड़े बड़े नेताओं को अपनी जी। कठपुतली बनाते हैं, जो जी। पैसा दिखा करके उनको नचाने का काम कर रहे हैं, जी ऐसे लोगों पर लगाम लगे। हम जैसे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन सबको खरीदने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जी और वो ना केवल हम जैसे लोगों को खरीदने का काम करते हैं बल्कि अपने हाथों की कठपुतली बना करके गरीब क्या बात। आदमी का शोषण करने का काम। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तो इसके लिए जरूरी है कि सख्त कदम उठाएं। अगर सख्त कदम नहीं हो, आप एक चीज आज नोट कर लेना, जी आने वाले जो 5-7 दिन हैं जी उसके बाद ये महामारी बहुत मतलब इस तरह से बढ़ेगी कि आप और हम सोच भी नहीं सकते, जी क्योंकि सोशल डिस्टेंस खत्म कर दिया इन लोगों ने। जी आपने गुजरात के एक बीड़ी की दुकान पे देखा होगा कि हजारों लोग बीड़ी की दुकान के ऊपर इस जी। तरह से हजूम इकट्ठा हो गए दुकान खुलने पे। जी। तो फिर शराब क्या गया, आज मैंने देखा है दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, जी। बम्बई का बहुत बुरा हाल है, हमारे हरियाणा प्रदेश में जगह जगह शराब के ठेके खुले हैं, वहां पे भी लोगों की लाइनें लगी हुई। मुझे एक बड़ी हैरानी की बात आज सुनने को मिली हमारे प्रदेश की जी कि कर्फ्यू हमने सुना है कि दिन में लगाए जाते हैं, जी लेकिन हमारी सरकार ने शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे का कर्फ्यू लगाया जब लोग घर में रहते हैं। जी इससे ज्यादा बड़ी हैरानी क्या होगी? कर्फ्यू तो इसलिए लगाए जाते हैं कोई दंगे फसाद ना हो, जी कहीं कोई लोग किसी दूसरे को परेशान ना करे, लोग खुद परेशान ना हो जाए। लेकिन हमारी सरकार का फैसला है तो इतने अजीबोगरीब फैसले अगर कोई चीफ मिनिस्टर लेता है तो फिर मान करके चलो वो लोगों के हितैषी नहीं है। वो तो जो उनको कह दिया जाता है, जो उनके एडवाइजर उनको बता देते हैं, समझा देते हैं, फिर उसी तरह का फैसला लेते हैं। इसलिए मोदी जी को सख्त कदम। अच्छा, मेरा एक सवाल जो निश्चय वाजपेयी जी ने बात कही, कुछ आपने उसकी पुष्टि भी की, पर फिर भी और स्पष्टता के साथ मुझे पूछता हूं।
निश्चय वाजपेयी जी का ये कहना था, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं शराबबंदी के संदर्भ में, उनका यह कहना था कि सरकार का राजस्व इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना सरकार चलाने वालों को इसके माध्यम से जो राजस्व मिलता है निजी तौर पर, उसका आकर्षण, उसका प्रलोभन, वो एक बड़ा कारण है जो इसको बनाए रखने में सहायक होता है। आप सत्ता में भी रहें, सत्ता के बाहर भी रहें, लेकिन सत्ता को बड़ी नजदीकी से देखते हैं। अभय जी, कितनी सच्चाई लगती है आपको निश्चय वाजपेयी जी के कथन में? 100% की बात ठीक है। मैं आपको बता तो रहा हूं जी कि हर राजनेता को खरीदने वाला कहीं ना कहीं खड़ा है। जी कोई पार्टी को कैसे चलाया जा सके, उसके पार्टी के अकाउंट में पैसा डाल करके उसको खरीदता है। जी कोई सीधा उसको पैसा दे करके उसको खरीदने का काम करता है। ये सारी चीजें जब तक अंकुश नहीं लगेगा हमारे देश के अंदर, जो हम राजनीतिक पारदर्शिता लोगों को दिखाना चाहते हैं वो केवल दिखावा है। जी उसके लिए सोशल लोगों को, आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो ये देश और गर्त में चला जाए। जी, ये कहना है कि अगर समय रहते हुए अगर हमने नहीं चेते तो कोई वजह नहीं कि देश गर्त में ना चला जाए। ये अभय जी की बेबाक राय है। निश्चय जी, मेरा आपसे एक जानने का विषय है कि तमाम कोशिशें आप लोगों के बीच में करते हैं, आप ये भी दावा कर देंगे लोग आपके साथ में आते हैं, पर ये कैसे लोग साथ में आते हैं जो सुबह आपके प्रदर्शन में शामिल होते हैं? उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को मैं शाम को उन्हीं दुकानों पर खड़े हुए देखता हूँ। ये विरोधाभास भी मुझे बहुत दिखाई देता है। जो तमाम नेता तमाम मंचों पर शराबबंदी के संदर्भ में भाषण देते हैं, शराबबंदी के संदर्भ में नारे देते हैं, शराबबंदी को लेकर अपने प्रदेश की सरकारों को कोसते हैं, उन्हें शाम की बैठकों में, महफिलों में मैंने शराब पीते हुए देखता हूँ। इस विरोधाभास के संदर्भ में आप बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप क्या कहेंगे? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? देखिए, शराबबंदी की हमारी जो मांग है, इसका एक पीड़ित पक्ष है। वो पीड़ित पक्ष कौन है? जो व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका घर परिवार वाला। और वो जो लोग आते हैं वो कभी भी आपको शाम को शराब पीते नहीं मिलेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को लेती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को लेती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज में चूंकि दोहरे चरित्र का एक परंपरा है, तो वो सुबह अलग बोलते हैं, शाम को अलग करते हैं। मगर जो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं जी, वो सारे के सारे आंदोलन एक पीड़ित पक्ष के साथ हैं, जो कि अपने ही घर के आदमी से परेशान है, उसके नशे की आदत से परेशान है। वो आदमी अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान में देखिए, मृत्यु दर कम हो गई, एक्सीडेंट्स कम हो गए, घर की घरेलू हिंसा कम हो गई। महिलाएं, हम लोगों ने सब जगह जाके बहुत जगह फ़ोन से भी इसको देखा। जो शराब पीने के रोज़ के आदी लोग थे वो बोल रहे थे हमें अच्छा भाई ये शराब बंद हो जाए, नहीं तो हमारे को फिर से जो है वो होता है, इच्छा होती जाके ले लें, अगर ये बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वास्तव में मैं छत्तीसगढ़ की परिस्थिति जानता हूँ। ये मजदूर प्रदेश है। यहाँ की महिलाएं भी, ज़्यादातर महिलाएं मजदूरी करती हैं। उनकी समस्या ये है कि वो अपने काम काज को छोड़ करके कितने दिनों तक जा कर के आपके नारेबाजी करें या धरना बैठें या जाके समझाएं। जब इस सरकार ने वादा किया पिछले चुनाव के समय कि आप हमको वोट दीजिए, हमको चुनिए, हम शराबबंदी करेंगे। इसमें सज्जन वर्मा जी ने एक बात बोली कि 5 साल का हमको समय मिला है। मेरा एक सादर आग्रह इसमें है, 2 प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, एक सृजन के लिए होता है और एक बर्बादी रोकने के लिए होता है। जी। शराब अगर आप 5 साल बाद बेचना बंद करेंगे तो बर्बादी रोकने के लिए ही बंद करेंगे। और बर्बादी रोकना है तो जिस दिन आपको मौका मिला पहले दिन आपको बर्बादी रोकना चाहिए। लोगों के घरों को बर्बाद कर रही है, इसके लिए 5 साल की बात बोलना तर्क संगत नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात निश्चय वाजपेयी जी ने कहा कि अगर बर्बादी रोकनी है तो तुरंत कीजिए। ब्रजमोहन अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, समझने की कोशिश करता हूं कि ब्रजमोहन जी, आप लोगों की पीड़ा इस बात को लेकर ज्यादा दिखाई देती है कि इस एक वादे ने सत्ता से आपको बाहर कर दिया, लेकिन क्या जो बाकी देश का हिस्सा है उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की कोई संवेदनशीलता नहीं है? क्या वहां की परिस्थितियां शराबबंदी के संदर्भ में उतना ही आग्रह नहीं करती हैं? क्यों नहीं आपकी पार्टी मिसाल कायम करती है कि जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आप शराबबंदी करके दिखाएं और यहाँ की कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाएं कि हमने वहां करके दिखा दिया, आप यहाँ पे करें? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्तर की बातों को मैं खुलकर यहाँ पर बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं एक प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर पर ये बातों को पहुंचा सकता हूँ, परंतु जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में पूर्णतः शराबबंदी लागू करने के लिए हमको एक वातावरण बनाना पड़ेगा और सभी राजनीतिक दलों को इसमें सहमति बनानी पड़ेगी कि धीरे धीरे कर पूरे देश में कैसे हम शराबबंदी कर सकते हैं, घरों को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं,
शराब की बिक्री को कैसे कम कर सकते हैं, शराब के ठेकों को कैसे कम कर सकते हैं, जो सरकारों की लालच है कि इससे हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो लोगों का व्यक्तिगत लालच है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये एक दिन में शराबबंदी नहीं हो सकती, इसके लिए हमको वातावरण बनाना पड़ेगा और इस वातावरण को बनाने के लिए हमको सब तरफ मिलकर काम करना चाहिए और ये सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक नियम बना के सब लोगों को मिलकर काम मैं करना आपको चाहिए। बीच में रोकूंगा ब्रजमोहन जी। इतना बढ़िया वातावरण तो मिला था, यह महामारी एक वरदान के तौर पर आई थी। पिछले 1.25 महीने से पूरे देश में शराब की दुकानें बंद थीं, और क्या वातावरण चाहिए था। 1.25 महीना हो गया, लोग इसके बाद भी जिंदा रह लिए, लोग इसके बाद भी देश में कोई समस्या नहीं बने, इतना अच्छा वातावरण मिला था। आप लोगों की सरकारों ने एक फैसला लेकर उस पूरे वातावरण को धराशायी कर दिया। अब क्या वातावरण बनाएंगे लोग? देखिए, जो रेवेन्यू सरकारों के दिमाग में है, जो नेताओं के दिमाग में सरकार चलाने वालों को व्यक्तिगत हित है, और जो पीने वाले लोग हैं उनके जो सोच है, उनको ये नहीं लगता है कि शराब बंद हो जाएगी। और इसलिए हमको ये लंबी एक दिन की महामारी नहीं है, ये जहां पर भी इस प्रकार की चीजें चोरी छुपे होती ही हैं। जो भी देश के राज्य जहां पर प्रतिबंध है वहां पर भी आपको मालूम है कि शराब उपलब्ध होती है। इसलिए इसके लिए जब तक लोगों की सहमति नहीं बनाई जाएगी तब तक पूरे देश में इसको बंद किया जाना, ये जो आदि अनादि काल से बुराइयां रही हैं, इन बुराइयों को एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। वैदिक जी ने बहुत अच्छी बात कही, उचित शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, परंतु इन सब चीजों को करने के लिए, चौटाला जी ने भी कहा, परंतु इन सब चीजों को करने के लिए खाली हमको सैद्धांतिक या नैतिकता की बात हम करते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। जो वास्तविक बातें हैं, जो व्यवहारिक बातें हैं, उसके ऊपर भी हमको चलना पड़ेगा। और वो बातें जब तक, अभी तक आज तक हम गांधी जी का नाम लेकर सैद्धांतिक बातें कर कर, नीतिगत बातें कर कर इन सब चीजों की चर्चा करते रहे हैं। व्यवहारिक चर्चा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक शराबबंदी की बात करना, मुझे लगता है जब देश के संदर्भ में बात की तो ब्रजमोहन जी ने कहा व्यवहारिक चर्चा होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात है तो ब्रजमोहन जी ने खंबा गाड़ रखा है कि शराबबंदी तुरंत होनी चाहिए। बहरहाल सज्जन वर्मा जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर आखिरी टिप्पणी के लिए हम वेद प्रताप वैदिक जी का रुख करेंगे। जी सज्जन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो देखिए हिमांशु जी, कोई भी भला आदमी होगा जी, वो चाहेगा कि मेरे देश में शराब ना बिके। जी, मेरे देश का, ये पिछड़ा हुआ देश है, ये विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील राष्ट्र है। यहाँ कई राज्यों में गरीबी भी बहुत है। जी, यहाँ का मजदूर सुबह कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है, पैसा कमाते हैं, आधा पैसा भी घर नहीं जाता और शराब में उड़ जाता है। तो हम केंद्र सरकार से आग्रह क्यों ना करें? इस देश के नागरिक सरकारें, छोड़ दीजिए राज्यों की सरकारें, हम इस देश के भले नागरिक क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से आग्रह करें कि प्रिय भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, एक कड़ा कानून, नोटबंदी, जीएसटी, सीएए तमाम बना दिए तुमने, एक ये कानून भी बना दो, हम नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करेंगे। नोटबंदी के बाद अब दारूबंदी की जरूरत है, ये सज्जन सिंह वर्मा जी की बातचीत का निष्कर्ष है। मैं आखिरी बातचीत के लिए वेद प्रताप वैदिक जी का रुख कर रहा हूँ। वैदिक जी, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि क्या हमने एक बड़ा अवसर गंवा दिया? हमने जहाँ पर भी शराबबंदी की बात होती थी उसके समर्थन में तो लोग तर्क देते, पर विरोध में एक बड़ा तर्क ये देता था कि जिनको शराब पीने की आदत है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर यह देश 1.25 महीने तक बगैर शराब के रह लिया, एक वातावरण बना। तमाम गाँव की महिलाओं की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। प्रसन्नता की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब छत्तीसगढ़ में दुकानें खुली हैं, 80% दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया है महिलाओं ने कि ये दुकानें बंद रहें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बड़ा अवसर नहीं खो दिया हमने? एक वातावरण बन गया था। हमारे तमाम नेता कह रहे हैं कि चुनौती अवसर के रूप में होती है, एक अवसर हमें मिला था, चूक गए हम। आपने बहुत बढ़िया बात कही और बहुत बढ़िया ढंग से कही। आप जैसे एंकर हमारे दिल्ली में भी हों तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। लेकिन अभय जी कुछ कहना चाहते हैं, ये शायद देवीलाल जी के पौत्र हैं मेरे ख्याल से। जी, चौधरी देवीलाल जी से मेरी बड़ी आत्मीयता थी, बड़ी मित्रता थी जी। तो अभय जी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जरा कहलवा लीजिए पहले, फिर मैं बोलता हूँ। जी अभय जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? एक सेकंड के जी। अभी तो चर्चा चल रही थी लॉकडाउन को लेकर के। जी, लॉकडाउन जब तक है, जब तक इस महामारी से छुटकारा नहीं मिलता तब तक 100% शराब को, ठेकों को नहीं खोलना चाहिए। इसको खोलने से सबसे बड़ी दिक्कत कल हमारे सामने आएगी कि सोशल
जो डिस्टेंस है वो रहेगा नहीं जी और ये महामारी कहीं दूसरा रूप ना धारण कर ले। आज की डेट में हम बहुत ठीक हैं, जी लेकिन अगर शराब के ठेके खुले और अगर ये महामारी बढ़ी तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? बहुत इसलिए महत्वपूर्ण बात इस वक्त अभय जी ने उठाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग धराशायी होगी और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वैदिक जी, आखिरी बातचीत के लिए मेरे पास समय सीमित है, अब आपकी आखिरी टिप्पणी। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इतनी सुंदर बहस जी शराब के मामले में मैंने कभी किसी टेलीविजन चैनल पर सुनी नहीं। जी सारे वक्ताओं ने अद्भुत बात कही है जी और ब्रजमोहन जी की बात भी ठीक है कि लोगों में वातावरण बनाना चाहिए। जी अब मैं तो 50 देशों में रहा हूँ, छोटी उम्र में विदेशों में पढ़ता था, जी मैंने शराब क्यों नहीं पी? जी कोई कानून था क्या? मुझे शराब पीने से कोई रोक रहा था क्या? जी विदेश में तो ऐसे ऐसे धर्म हैं जिसमें शराब पीना अनिवार्य है। जी उस धर्म के जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं वो अपने अंतिम समय में सब अपने शिष्यों को शराब बांटते हैं। जी तो शराब पीना वहाँ सही है। लोग हर घर में शराब पी जाती है। मैं जिस घर में रहता था उसमें भी शराब पी जाती थी, जी लेकिन मैंने शराब क्यों नहीं पी? जी क्योंकि नैतिक दृष्टि से एक मेरा मन बना हुआ था। जी ऐसा मन पूरे देश में बनाने का होना चाहिए प्रयत्न। जी वो प्रयत्न कौन करेगा? वो सिर्फ नेताओं से अपेक्षा नहीं करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि जो नेता, या एक किसी बंधु ने बिल्कुल ठीक कहा, सज्जन सिंह जी ने या निश्चय जी ने, जी कि जो नेता बाहर शराब का विरोध करते हैं वो घर में जाके शराब पीते हैं। जी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के लिए ये गांधी जी के जमाने में नियम बना था जी कि कोई शराब नहीं पिएगा वर्किंग कमेटी का सदस्य, लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले जी इस नियम को हटा दिया गया। जी मैं कहता हूं कि सब पार्टियों के अंदर ये नियम बनना चाहिए जी कि शराब पीने वाला कोई आदमी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी, छोटी या बड़ी राजनीतिक पार्टी की वर्किंग कमेटी में नहीं रह सकता है। जी और एक देश के अंदर वातावरण बनाना चाहिए नैतिक, कि आपको लाख प्रलोभन हो, लाख आप पर भय पैदा कर दिया जाए, लेकिन आप शराब नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। आप अगर मांस नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। आप व्यभिचार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आपके सीने पर कोई पिस्तौल भी रख दे तो भी आप शराब नहीं पिएंगे, तो भी आप मांस नहीं खाएंगे, तो तो कुल भी मिला आप के व्यभिचार बातचीत का हमारा जो निष्कर्ष है वो ये है कि सब एक राय होकर इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में शराब दुकानें खोलने का फैसला सही नहीं है। चाहे जिस भी पार्टी की सरकार जिस भी राज्य में हो और चाहे केंद्र की सरकार ही क्यों ना हो, उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है और जहान की कीमत पर आप जो जान को दांव पर लगा रहे हैं, तो जैसा अभय चौटाला जी ने कहा, कुछ दिन बाद हालात आपके काबू में नहीं रहेंगे और जब हालात में काबू में नहीं रहेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर सभी लोगों को विचार किए जाने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी प्रासंगिक पंक्तियां भी मौजूदा विषय को समर्पित हैं। हमारी पंक्तियां ये कहती है कि छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। जम चुका है खून रगों में आज के नौजवानों के, मिल जाती है गिरी हुई जवानी आजकल मैखानों में। परिवार जाग रहा है राह तकते हुए, आने वाला कहीं सड़कों पे गिरा सो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश को क्या हो रहा है। आज फिर से जो ठेके खुले हैं उसके चलते आपको पूरे देश में यही हालात दिखेंगे और जब ये हालात दिखें तो विचार कीजिएगा कि इन सरकारों ने क्या फैसला सही लिया। आपका जो नजरिया होगा वही कल पूरे देश का भी नजरिया होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।